वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। किसी भी बीमारी की बात करें और अफसोस ये होता है कि कॉलों का जो ह्यूज वॉल्यूम होता है, हमारी तो ख्वाहिश होती है कि हर कॉलर को तफसीलन जवाब दें, लेकिन लाइक ये है कि मुझे ये लगता है अभी से कि इस प्रोग्राम का भी पार्ट 2 करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल ज़ियाउद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इलाज के हवाले से कि आपने बताया कि अगर सिरोसिस नहीं हुआ है डेवलप तो उससे पहले हम इंटरफ्रॉन दिया जाता है। इंटरफ्रॉन की आपने टाइप्स भी बता दी हैं कि डिपेंड अपॉन कि हेपेटाइटिस कौन सा है और वो टाइप्स हैं। अब ये बताइए, घर में किसी को हेपेटाइटिस सी हो, मैं भी सिर्फ हेपेटाइटिस सी पे हेपेटाइटिस बी में इसके बाद आता हूँ, तो बाकी घर वालों को क्या एहतियात करनी चाहिए, खुसूसन अगर मियाँ या बीवी में किसी को है तो अज़दवाजी ताल्लुक़ात में क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, इस हवाले से लोगों के काफ़ी फ़ोबियाज़ हैं और मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। फोकस कीजिए कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का किसी मरीज़ से किसी दूसरे के जिस्म में मुंतकिल होना ये बाइस बनता है हेपेटाइटिस बी या सी के जरासीम का इन्फेक्ट होने के लिए। जो रेकमेंड किया जाता है कि वो तमाम चीज़ें जिनसे ये रिस्क हो सकता है उनको आप अवॉइड कीजिए। जैसे आप अपना रेज़र है, टूथब्रश है या इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मरीज़ जो है वो शेयर ना करे। दूसरी चीज़ ये कि बाकी एक प्लेट में खाना खाना, बच्चों को प्यार करना या एक गिलास में पानी पीना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सेफ़ है और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती थूक के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए भी जो है बहुत बहुत ना होने के बराबर इसके चांसेस हैं। और एक आदमी बड़ा सेफली जो है वो अपने घर के अंदर सोशलाइज कर सकता है। जहाँ तक अज़दवाजी ताल्लुकात के ताल्लुक़ हैं तो हाँ, अगर हेपेटाइटिस बी का मरीज़ है या मरीज़ा तो वो अपने जो काउंटर पार्ट है उनका टेस्ट करवाए और अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको वैक्सीनेट कर दीजिए। वैक्सीनेट करने के बाद एंटीबॉडीज़ या प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में शायद कुछ माह लगते हैं और इस दौरान हम बैरियर मेथड की एडवाइस करते हैं। बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर मेथड कॉन्डम्स का इस्तेमाल। ओके, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी में? हेपेटाइटिस सी में सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत कम पाया गया है, स्पेशली इफ़ इट्स अगर सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ तक लिमिटेड है तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक बैरियर मेथड शुड बी हेपेटाइटिस सी में भी बैरियर मेथड। अच्छा, क्या अगर किसी माँ को है तो उससे होने वाले बच्चे को ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है? जी, इसमें डिपेंड करता है कि वायरस जो है माँ के अंदर अपनी एक्टिव फॉर्म में है कि नहीं। और अगर वो हेपेटाइटिस बी की जैसे अगर हम बात करें और अगर वो एक्टिव फॉर्म में है, कुछ टेस्ट्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि जरासीम अपनी एक्टिव फॉर्म में है या डॉर्मेंट स्टेज में है। और अगर एक्टिव फॉर्म में है तो बिल्कुल चांस होता है और उसमें बच्चे की को पैदाइश के फ़ौरन बाद उसको एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन ऑफ़र की जाती है। उसको हेपेटाइटिस बी के जरासीम से बचाव के लिए एक वैक्सीन दी जाती है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए जाते हैं कि अगर कुछ जरासीम जो हैं वो मैटरनल ब्लड से ट्रांसफ़र होकर बच्चे में आ गए हैं तो वो वहीं उनको वो कर दिया जाए। अच्छा, उज़मा साहिबा का सवाल था शुरू में कि उनकी वालिद 75 साल, वालदा 65 साल की हैं और वालदा का 2 साल से हेपेटाइटिस सी है और वालिद साहब को 6 महीने पहले डायग्नोस हुआ है। डॉक्टर से मना कर दिया कि इंटरफेरॉन्स नहीं दिए जा सकते हैं, क्या करें? देखिए, हेपेटाइटिस सी हो या बी, हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात इनके केस में करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस चीज़ का तयन करना पड़ेगा कि मर्ज़ कहाँ तक पहुँच चुका है। अमूमन ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास लेट आते हैं और सिरोसिस या उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, जैसे पेट में पानी भर गया या और गुनूदगी के उनको दौरे पड़ने लगे वगैरह वगैरह। और मुख्तलिफ़ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की मदद से ये चीज़ सामने आई कि अब जिगर सिकुड़ चुका है वगैरह वगैरह, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट मत तो मरीज़ के लिए और नुकसानदेह हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो लिवर में वाइबल सेल्स कम रह गए। दूसरी तरफ ये भी इस चीज़ का भी असेसमेंट करनी पड़ती है कि मरीज़ जो है वो इंजेक्शंस को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, और उसमें जो जो साथ में जो दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या दूसरी अगर साथ में बीमारियां मौजूद हैं और एज एक फैक्टर है कि उसकी ओवरऑल हेल्थ या एज ऐसी है कि वो इंजेक्शंस को टॉलरेट ना कर पाए, तो उस सूरत में हम फिर
इंजेक्शंस ऑफ़र नहीं करते। अच्छा, हो सकता है कि मोस्ट प्रेवलेंट की वालिद या वालदा को ये एडवांस कंडीशन हो। मुझे ज़्यादातर जो लगता है वो ये कि इनका जो एज फैक्टर और ओवरऑल हेल्थ में भी इट मे बी अ रीज़न कि जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑफ़र ना किया गया हो। क्या इसकी कोई एज लिमिट है इंटरफेरॉन की? एज सच ये कि ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 65 प्लस के अंदर मरीज़ आया और हमने ट्रीटमेंट ऑफ़र किया कि ओवरऑल हेल्थ ठीक थी। ठीक है। दूसरी एक चीज़ भी सामने रखी जाती है कि अगर एक मरीज़ है जिसको हेपेटाइटिस सी है और फ़िलहाल उसके एंजाइम्स भी नॉर्मल हैं और कोई ऐसी अलामत सामने नहीं आ रही टेस्ट्स में भी कि जिसमें ये हो कि मर्ज़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हर हेपेटाइटिस सी के मरीज़ में जिगर सिकुड़ता नहीं है। ठीक है। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन जो एक धीमे उसमें रहती है और जिगर ख़राबी की तरफ नहीं जाता। बल्कि ये मैं अपनी ऑडियंस को और बता दूं कि सिर्फ 40 से 45% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें मुसलसल वर्म के बाद जिगर सिकुड़ना शुरू होता है और सिरोसिस तक जाता है। बाकी बहुत से मरीज़ ऐसे भी हैं कि जिनमें हेपेटाइटिस सी एक मिनिमल इन्फ्लेमेशन रहती है। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि एज ऐसी हो और साथ में चूंकि बीमारी आगे की तरफ बढ़ने की कोई अलामत सामने ना हो, तो ये फैसला मशवरा के देंगे उस्मान साहब को क्या करें, परेशान? मेरे ख्याल में आप परेशान ना हों। अगर डॉक्टर्स ने जिनको आपने दिखाया है, हेपेटोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया है तो वो डेफिनेटली मरीज़ के हक़ में बेहतर ही होगा और शायद उनको इंजेक्शंस देने का या तो नुकसान होगा या फिर ये कि कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा कि जिसके लिए उसको उसके बारे में सोचा जाए। अच्छा, अहमद साहब थे लाहौर से, इनको जो है राइट एब्डोमिनल पेन है इन्होंने कहा और डार्क ब्राउन यूरिन आ रहा है, आँखों में कुछ पीलापन है और उन्होंने PCR करवाया है, LFTs नहीं करवाए। क्या मशवरा देंगे? 2-3 महीने हो गए। पहली चीज़ तो ये कि PCR का रिज़ल्ट इनका क्या था, दूसरी ये कि LFT तो एक बेसिक टेस्ट है और जैसे मैंने कहा कि डार्क ब्राउन पेशाब आना और साथ में जॉन्डिस का डेवलप होना ज़रूरी नहीं है कि ये जिगर का ही मामला हो। बाज़ औक़ात ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर खून के खलिए टूटने लगते हैं तो उसकी वजह से भी पीलाहट, यानी जो बात की थी कि ब्लड CBC LFT हाँ, ये पहले होना चाहिए। बेसिक टेस्ट करवाइए और ये देखिए कि क्या वजह है कि इनको इतने अरसे से जो है बेचारे का थोड़ी, जिन डॉक्टर साहब के पास गए उन्होंने उनको PCR करवा दिया। एग्जैक्टली। तो ये मेरे ख्याल में एक गलत अप्रोच थी और इसको जो है बेसिक टेस्ट इनको अपने ठीक है। बेसिक आप किसी और फिजिशियन के पास जाइए या उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जाके उनसे कहिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन से पहले वो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि लिवर का ही मसला हो। अच्छा, इस्लामाबाद से फैसल साहब थे, उनकी कॉल में प्रॉब्लम थी, दोबारा उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जनाब। मेरा ये क्वेश्चन था कि 2005 में मुझे हेपेटाइटिस हुआ था। जी जी। तो मैंने 6 महीने के इंजेक्शन लगवाए थे, उसके बाद PCR करवाया तो नेगेटिव हो गया। जी जी। अब ये है कि 2 साल से मेरे हाथ और गर्म रहता, जिस्म गर्म रहता है, जीती रहती है, ठीक है, रूम चला जाता हूँ। ठीक है। आपको डायबिटीज, आपकी उम्र क्या है? जब ब्रश करता हूँ तो सर आपने टीवी का वॉल्यूम अपना खोला हुआ है, ये आपका मसला है। आप टीवी का वॉल्यूम तो उधर बंद करें। वॉल्यूम तो बंद है। ये उसमें ये है कि जब मैं ब्रश करता हूँ तो ब्लीडिंग होती है दांतों से। दांतों से ब्लीडिंग होती है। आपकी उम्र कितनी है? 42। और इसके अलावा तो कोई और बीमारी नहीं है आपको? नहीं, और कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं उसके बाद भी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? ठीक है जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरे भी फैसल साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मेरी वालदा की उम्र 65 साल है, तो उनको हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराया था, वो नॉन रिएक्टिव है और LFT भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर ने कहा लेकिन आप ये जो सरकारी अस्पतालों में ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं ना, महीने में 1 दफा 3 दफा हर महीने एक, तो वो लगवा लें। तो मैंने ये पूछना है उसके लगवाने से रिएक्शन वगैरह होता है क्या कुछ, या वो महफूज है? हेपेटाइटिस बी की आप कह रहे हैं वैक्सीन लगवाए? ठीक है जी, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपका सवाल भी पूछते हैं, फैसल साहब इस्लामाबाद वाले उनका भी सवाल पूछते हैं, बाकी लोगों के सवाल भी लेते हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।